मनोज राजन त्रिपाठी। पर यहां पर मैंने 3 घटकों का जिक्र किया है, तो चौथे घटक की भी बात कर ली जाए, वो है जयंत चौधरी। अब ये उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, वो तो जिस विरासत से आते हैं, 36 बिरादरी की नुमाइंदगी करने का दम ताल ठोकी जाती थी चौधरी चरण सिंह के जमाने से, और मुजफ्फरनगर के दंगे भी हुए, नुकसान भी हुआ आरएलडी को। उसके बाद वो मर्रम लगाते हुए दिखाई दिए थे अजीत सिंह। अब यहां पर बिल्कुल ही उल्टी गंगा जो बहा दी है, ये सियासी मजबूरी हो गई है क्या अब जयंत चौधरी की या घटकों की, कि बीजेपी जो कहे वही सही, उसी की लाइन पर चलना होगा, रास्ता ही नहीं बचा है? कम से कम उत्तर प्रदेश में तो कोई रास्ता नहीं बचा आरएलडी के लिए, क्योंकि कांग्रेस की जमीन अभी है नहीं। बसपा अपने आप को खुद ही साइडलाइन किए हुए है, और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद यहां पर है जो अपने आप को बीजेपी के टक्कर में लाती। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अगर आपको याद हो, कल्याण सिंह जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए ढांचा गिरा हुआ अयोध्या में, उनसे नाराजगी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। तो ढांचा गिरने से बड़ी खबर मैं तब मानता हूं जब मुलायम सिंह के साथ कल्याण सिंह एक मंच पर खड़े हुए, और एक मंच पर खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के पक्ष में नारे लगाए, जबकि दोनों की राजनीति ध्रुवीकरण को लेके थी। हाँ। वो मस्जिद बचाना चाहते थे, वो मस्जिद गिराना चाहते थे। वजह ये थी कि इट्स ए मैटर ऑफ सॉल्ट। बीजेपी के पास आज नमक है, तो सोडियम चाहिए ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में सोडियम चाहिए जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी इससे पहले अखिलेश के साथ शाना बशाना पूरी गलबैया डालकर सारी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन उनके मुताबिक उनको वो चीजें मिल नहीं रही। और मुजफ्फरनगर चुनाव के बाद से जो स्थितियां आरएलडी की खराब होती चली गई, खासकर पश्चिम में, वो लेगेसी चरण सिंह वाली, अजीत सिंह वाली और जयंत तक आते आते थोड़ी सी डिके भी कर गई। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, और खासकर उत्तर प्रदेश राम मंदिर वाला उत्तर प्रदेश, हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाला उत्तर प्रदेश, और खासकर एक योगी आदित्यनाथ वाला उत्तर प्रदेश, जहां पे रोज नहीं, आज की ही तस्वीरें आप देखो, गोरखपुर से जो रामनवमी की, चलिए कन्या पूजन हो रहा है, अच्छी चीज है, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कार हैं, पर बाकायदा अब ताल ठोकी जा रही है। संभल में चौकी का उद्घाटन हो गया, नाम सत्यव्रत है, या रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई संभल में, पीछे हटने का नाम नहीं है। ये सिर्फ जयंत चौधरी तक सीमित नहीं है, अब चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, बाकी जो छोटे छोटे घटक हैं, वो रेनबो कोएलिशन जो बनाई जाती थी, अब वो जो जिस विचार को वो संबोधित करते हुए या उसको उसके साथ चलते दिखाई देते थे, वो विचार तो खत्म ही होता दिखाई दे रहा है। मनोज, बिल्कुल, निषाद पार्टी और राजभर, ये दोनों ही इस तरीके की पार्टी हैं जो किसी ना किसी वक्त पर अपने लिए फायदे का जो सौदा उनके एक मानक होते हैं, वहां तक वो जाने की कोशिश करते हैं, और बार बार पलट के यहीं तक आते हैं। आपने बात की स्पेक्ट्रम की, रेनबो की बात की है, तो अगर गौर करेंगे तो एक रे आती है और उससे स्पेक्ट्रम निकलता है, लेकिन उल्टी तरफ से देखेंगे तो रे एक ही आ रही। यही वजह है कि चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे रालोद हो, चाहे राजभर, ये सारे लोग अब बीजेपी के साथ रहने को मजबूर है। ये मजबूरी भी है, और यही इनका चुनाव भी यही है। इसके अलावा इनके पास कोई चांस नहीं है कुछ करने का। अखिलेश यादव या चांस छोड़ा नहीं गया है, 2027 में अब वो गुंजाइश ही नहीं दी जा रही क्या? वो मनूवरिंग रूम नहीं दिया जा रहा है क्या घटकों को? वो वजह है जैसे कि बात हुई है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी एक नीति बनानी पड़ी कि वो इस मुद्दे पर नहीं बोलेगी, ना ही हिंदू तुष्टीकरण कहेगी, नहीं कहेगी। तो हिंदू तुष्टीकरण वास्तव में जब रोजगार की बात ना हो, जब परीक्षाओं की बात ना हो, जब तमाम सारी चीजों पे उत्तर प्रदेश में रोक लगी हो, नतीजे नहीं आ रहे हैं, भर्तियां नहीं हो रही हो, उन सारी चीजों को किसी संभल से लेकर और किसी अयोध्या तक, किसी रामनवमी, किसी होली में तिरपाल बांध देना मस्जिदों पर, रोज इन पर उलझाया जा रहा हो अगर, तो वास्तविक तौर पे कोई विकल्प नहीं बचता। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बना दिया गया है कि या तो हिंदू पर बात होगी या मुस्लिम पर बात होगी, कभी किसी ठेले पे उत्तर प्रदेश का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह बात हो रही है, और मीडिया भी उन्हीं खबरों के अंदर उलझा हुआ है। वो टैरिफ वॉर हो गया, घमासान हो गया, पर हिंदू मुसलमान से फुर्सत किसी है। पर दरअसल संजय, क्या एक चीज अब यहां हम कह सकते हैं बिना लाग लपेट
कि ये एनडीए नहीं है, अब ये एनडीए गठबंधन नहीं है, ये बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन है, जिसमें बीजेपी जैसा कह रही है वैसे ही बाकी घटक चल रहे हैं। निश्चित रूप से संदीप, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एनडीए का सिर्फ लेबल है, बस लेबल लगा हुआ है, लेकिन लेबल जो चिपका हुआ है उसके अंदर अगर आप जाके देखें तो बिल्कुल बीजेपी की शुद्ध सरकार है। सारी चीजें बीजेपी का ही विचार है, बीजेपी का शुद्ध सरकार है, बीजेपी का विचार है, मिलन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मैं उन बातों से पूरी तरह सहमत हूं कि बीजेपी एनडीए का सिर्फ लेबल है, लेकिन सरकार और विचार सारे बीजेपी की है। इस सरकार को अगर आप किसी भी नजरिए से देखने की कोशिश करें तो पर ऐसे में घटकों को क्या, देखिए कोई नादान नहीं होता, कोई मासूम नहीं है। राजनीति में सब साम दाम दंड भेद के खेल सब जानते हैं। ऐसे ही 20 साल कोई बिहार जैसे राज्य की सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता। नीतीश कुमार है या चंद्रबाबू नायडू, द ग्रेट कमबैक मैन, जो इस सदी के स्टार्टिंग में वो उनकी क्या क्या कसीदे पढ़े जाते थे, ओब्लिवियन में गए फिर वापस आ गए, या जयंत चौधरी हैं या चिराग पासवान। इनको ये नहीं मालूम कि बीजेपी खा जाएगी, इनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, अस्तित्व वजूद ही खतरे में है। देखिए तो फिर ये साझा क्यों कर रहे हैं या साथ साथ क्यों जा रहे हैं? देखिए, क्रिकेट की भाषा में कहूं कि कई बार होता है, एक बड़ी मजबूत टीम होती है लेकिन आपके कुछ विकेट पहले गिर जाते हैं तो आपको डिफेंसिव खेलना पड़ता है थोड़ी देर। आपको मालूम है कि हमें विकेट भी बचाना है, लेकिन विकेट बचाते हुए रन नहीं बन रहे हैं। मुझे लग रहा है दो पार्टियों का आपने जिक्र किया, स्थिति वैसी ही है। कुछ विकेट गिर चुके थे पहले, उन्हें डटे रहना है मैदान में, रन नहीं बन रहे, उनकी चिंता होगी। नहीं रन बनने का मतलब वो अपना जो जनाधार, उनका ट्रेडिशनल जनाधार है, उसको कुछ गंवा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि पूरी पारी खेलनी है, पूरी पारी खेलनी है तो हमें धीरे धीरे खेलना होगा, और विकेट पर डटे हुए हैं। और वही धीरे धीरे खेलने का मतलब है कि वो बीजेपी का भी साथ दे रहे हैं। एनडीए का पहला दौर था जो वाजपेयी दौर की अगर हम बात करें तो शासन की जो शैली थी वो सर्वसम्मति से जी फैसले लिए जाएंगे, एक दूसरे का लिहाज किया जाता था। पर अब तो बिल्कुल एकीकृत, अगर मैं कहूं केंद्रीकृत शासन से शैली हो गई है। देखिए, इसकी वजह है उस वक्त का के एनडीए में बीजेपी का जो अस्तित्व था वो बहुत कम था, 182 सीट्स। आज के बीजेपी में, आज के एनडीए में 2024 में भले ही बीजेपी को अपने दम पर सत्ता नहीं मिली, सरकार नहीं बना पाए, फिर भी 240 है। 240 और 182 में फिर भी बहुत फर्क है। और उस वक्त बीजेपी के ये पता नहीं था बीजेपी कितना लंबा सफर तय करेगी। बुद्धपाल सिंह हमारे दर्शक बरेली वासी हैं, वो कह रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए छोटे दलों द्वारा सत्ता पक्ष की जी हजूरी उनकी मजबूरी है। अस्तित्व या अस्तित्व खत्म ना कर बैठे, ये दोधारी तलवार है क्या? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए अस्तित्व का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है आपकी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। तभी कार्यकर्ता भी उत्साहित रहता है। सत्ता में नहीं हुए तो कार्यकर्ता भाग जाता है। एक चुनाव हार गए कोई बात नहीं, 2 चुनाव, लेकिन अगर आप लगातार चुनाव हारने लगेंगे तो फिर पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यही है जो हमारे यहाँ पर एक दूसरे दर्शक हैं, वो थोड़ा सा इसमें एंगल और नुआंस दे रहे हैं। प्रदीप कुमार हैं, बिलासपुर वासी, छत्तीसगढ़ वाले बिलासपुर की बात है। ये बीजेपी की नहीं बल्कि सत्ता की जी हजूरी और मजबूरी है कि सत्ता, ये बीजेपी ना होती, कांग्रेस होती तो वो उसके साथ भी हो जाती। बिल्कुल 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 मुझे लग रहा है इन्होंने जो परिवर्तन किया अपने सवाल में दूसरे व्यक्ति ने, बहुत सही है। ये बीजेपी की जी हुजूरी नहीं है, ये सत्ता की जी हुजूरी है। अगर बीजेपी को आप वहां से हटा दें, अब बड़ा विचार हिंदू तुष्टीकरण का, दक्षिण पंथ का, राइट विंग का हो गया है क्या संजय? बिल्कुल, बहुत साफ है। अगर आप पिछले 11-12 साल की राजनीति को देखें, जिन बातों का जिक्र अभी हम शाम से कर रहे हैं कि भाई जब अगर एक बिल की पेशी होती है, को पेश किया जाता है लोकसभा में, और इस डिबेट में कई लोग जो चाहते हैं कि इसका विरोध करें लेकिन उस विरोध करने से बचते हैं, अपनी बात कहने से बचते हैं कि नुकसान ना हो जाए, और जबकि पता है कि विरोध तो करना है, बाकी लोगों के जरिए कराया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बताता है कि सत्ता की धुरी या विचारधारा की धुरी कहां है, और उस धुरी के ही इर्द गिर्द आपको घूमना पड़ेगा। और ये सिर्फ भारत तक सीमित थोड़ा है संजय। अगर हम दुनिया भर में देखें, जैसे पिछली सदी जो थी, 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का वो युग था और हमने बहुत सारी क्रांतियां देखी। ये 21वीं सदी दरअसल दक्षिण पंथ की राइट विंगर्स का, राइट आइडियोलॉजी का ये दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, कई अगर देशों की सरकारों को देखें आप,
अगर आप फ्रांस की बात करें, अगर आप जर्मनी की बात करें, आप यूएस की बात करें, कई देशों को यही देखें। उपेंद्र पांडे हमारे दर्शक भी कह रहे हैं 60 और 70 के दशक के लेफ्ट विंग दौर से इतर वर्तमान राइट विंग की राजनीति अब शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के कई देशों में न सिर्फ उनकी सरकार है, ऐसी पार्टियों की सरकार है जो दक्षिण पंथी विचारधारा से को अपनाते हैं, बल्कि जबरदस्त बड़ी मजबूत सरकार दिखाई पड़ती है। तो सीधा बिल्कुल ट्रेंड बदला हुआ दिखाई पड़ता है, न सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति में, दुनिया के कई देशों की राजनीति में हमें एक ही जैसा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।